नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों देशों के संबंधों को सामरिक स्तर तक दिया जाएगा विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया। विकसित भारत जी रामजी विधेयक लोकसभा में पेश। ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। दिल्ली में कल से पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बगैर वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में, और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इथियोपिया के संबंधों को सामरिक स्तर तक विस्तार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ वार्ता में इस पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। हमें हमारे सहयोग के प्रमुख आयामों जैसे इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचार विमर्श करने का मौका मिला। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें सीमा शुल्क मामलों में सहयोग, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग, G20 के अंतर्गत ऋण समायोजन, ICCR छात्रवृत्ति में वृद्धि और इथियोपिया के लोगों के लिए यांत्रिक मेधा पाठ्यक्रम शामिल हैं। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। भारत और इथियोपिया के संबंधों को मजबूत करने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने ये सम्मान दिया है। श्री मोदी ने ये पुरस्कार दोनों देशों के उन लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एकजुटता दिखाने और आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकता को मजबूत करने के लिए इथियोपिया को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं इथियोपिया में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। सुशील, हमें उन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताइए जिन पर दोनों नेताओं ने चर्चा की और सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी व्यक्त की है। देखिए मुनीश, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और बहुपक्षीय सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख सुझाव दिए, जिनमें पहला था खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा में संबंधों को मजबूत करना। इनमें प्राकृतिक खेती, कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी में सहयोग शामिल है। मुनीश, दूसरा सुझाव क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना था। इसलिए दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI में नए कार्यक्रम शुरू करने और छात्रवृत्ति को दोगुना करने का निर्णय लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम सुझाव डिजिटल सार्वजनिक ढांचे यानी जिसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI कहते हैं, उस पर व्यापक रूप से काम करना था। मुनीश, सुशील, हमें यह भी बताइए कि वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ कहते हैं जिसे, उसके संदर्भ में देखें तो दोनों नेताओं की ये जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण रही?
मुनीश, दोनों प्रधानमंत्रियों ने वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। अब बैठक के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया का ध्यान वैश्विक दक्षिण पर केंद्रित है, तब इथियोपिया की आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव की सुस्थापित परंपरा हम सभी के लिए एक सशक्त प्रेरणा है। मुनीश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता में और प्रस्तावित भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के लिए इथियोपिया के साथ साझेदार के रूप में काम करने के लिए उत्सुक है। मुनीश, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए शुक्रिया आपका सुशील। प्रधानमंत्री आज इथियोपिया के संसद के सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जॉर्डन और इथियोपिया के बाद आज शाम 2 दिन की यात्रा पर ओमान पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी ओमान पहुंच रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर की भी संभावना है। ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवासन ने आकाशवाणी को बताया कि कुछ अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता भारत को 2047 तक विकसित बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री के साथ गए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारत और ओमान में जहां सदियों पुराने आपसी संबंध हैं, वहीं दोनों देश राजनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने का भी जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों ने अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों में कई नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की 2018 की ओमान यात्रा ने इनके रिश्तों को अब तक की सबसे ऊंची राजनीतिक दिशा दी है। भारतीय राजदूत जीवी श्रीनिवास ने कहा कि रणनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। रणनीतिक रूप से भी हम एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नौवहन, परिवहन और वाणिज्य और जल के शांतिपूर्ण उपयोग के जरिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वाणिज्य और लोगों की आवाजाही अबाधित रूप से जारी रहे। भारत और ओमान दोनों की इस मुद्दे पर राय एक समान हो। ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति शांतिपूर्ण प्रयोजनों से है और हम समुद्री आपदाओं का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। भारत और ओमान की सेना के तीनों अंगों के बीच वर्ष दर वर्ष संयुक्त अभ्यास हो रहा है और ओमान उन चंद देशों में से है जिनके साथ भारत ये अभ्यास कर रहा है। भारतीय प्रवासियों का योगदान भी यहाँ बहुत बड़ा है। वे ओमान सरकार सहित लगभग हर क्षेत्र में हैं और ओमान की सफलता में अपने योगदान से दोनों मित्र मुल्कों के बीच रिश्तों को और मजबूत बना रहे हैं। ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक VBG रामजी को कल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसमें ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाए जाने के पक्षधर थे और उनकी इसी भावना के अनुरूप मौजूदा विधेयक में गरीब कल्याण और ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। एक रिपोर्ट। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण विकास की एक ऐसी संरचना स्थापित करना है जो कि भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की तीव्र गति को और बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। विधेयक में खेती के मौसम में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के वेल्लूर में श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे मंदिर परिसर में ध्यान मंडप का उद्घाटन और वृक्षारोपण भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति दोपहर में हैदराबाद में सिकंदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम जाएंगी। वे यहां 22 दिसंबर तक रहेंगी।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संवाददाताओं से कहा कि 18 दिसंबर से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास उचित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। दिल्ली में निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में दुनिया भर के 170 से अधिक नीति निर्माता, वैज्ञानिक और चिकित्सक समावेशी और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी ये फिल्म इस श्रेणी के लिए नामित 15 फिल्मों में शामिल है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के अखबारों की सुर्खियों के साथ हैं हमारे साथ फरहत नाज। धन्यवाद मुनीश। राजधानी से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर छाए समाचारों में सरकार द्वारा पेश जी रामजी विधेयक, प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा, ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की जांच और घने कोहरे की वजह से घटी दुर्घटना प्रमुख हैं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जी रामजी बिल पेश, नाम में बदलाव का सरकार ने किया बचाव। हिन्दुस्तान ने इस समाचार को शीर्षक दिया है, विरोध के बीच विकसित भारत जी रामजी बिल पेश, जबकि जनसत्ता का शीर्षक है, विपक्ष का विरोध, लोकसभा में जी रामजी विधेयक पेश। वीर अर्जुन के मुख्य पृष्ठ पर पहली सुर्खी है, भारत जॉर्डन व्यापार होगा दोगुना, प्रधानमंत्री ने किंग अब्दुल्ला के सामने रखा प्रस्ताव, जॉर्डन की कंपनी को भारत में किया आमंत्रित। देशबंधु ने इस समाचार को शीर्षक दिया है, भारत जॉर्डन में 5 समझौते हुए। अमर उजाला ने घने कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण हादसे की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, कोहरा बना काल। नवभारत टाइम्स के पहले पृष्ठ पर भी यही खबर सबसे ऊपर सचित्र प्रकाशित हुई है, शीर्षक है, यमुना एक्सप्रेसवे कोहरे में भयंकर हादसा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों देशों के संबंधों को सामरिक स्तर तक विस्तार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया। विकसित भारत जी रामजी विधेयक लोकसभा में पेश, ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। दिल्ली में कल से पेट्रोल पंपों पर बगैर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।